जब नंदिनी ने सुना कि एक और कार आ रही है तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका दिल धड़कने लगा। पिछले कुछ लोगों से ज्यादा भयानक और कौन हो सकता है? उसने अवचेतन रूप से देखा और पाया कि यह एक लिंकन लिमोसिन थी। हालांकि लिंकन लिमोसिन हेवनली जस्टिस ग्रुप की बिल्डिंग के सामने नहीं रुकी, बल्कि और दूर रुकी। ड्राइवर ने सावधानी से दरवाजा खोला और एक महिला बाहर निकली। महिला 30 साल की लग रही थी और उसका चेहरा जिया चौहान से मिलता जुलता था। उसने खुद का अच्छा ख्याल रखा था और उसका व्यवहार घमंडी था, फिर भी वह गरिमामय और सुरुचिपूर्ण दिख रही थी। जब उसने इस महिला को देखा तो नंदिनी की आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। चौहान परिवार? भावेश ने आश्चर्य से महिला को देखा और उत्सुकता से पूछा, मिस रावत, यह महिला कौन है? वह प्रवेश द्वार की ओर क्यों नहीं चल रही है? नंदिनी ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए समझाया, वह महिला जिया चौहान की मां है। उसका यहां आना यह दर्शाता है कि एक अच्छा शो होने वाला है। भावेश को अचानक एहसास हुआ और उसका मूल रूप से चिंतित दिल भी शांत हो गया। दूर से जिया चौहान की मां कार से उतरी और दूर तक देखने लगी। जब उसने मिबैक और कुछ अन्य कारों को सामने कतार में खड़ा देखा, साथ ही प्रवेश द्वार पर फूलों की टोकरियां भी, तो वह थोड़ा उदास हो गई। क्या आपने इस मामले की जांच की है? उसने अपने बगल में बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से पूछा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और समझाया, ऐसा लगता है कि हेवनली जस्टिस ग्रुप के समर्थक रॉयल क्लब, अभिषेक और कुछ अन्य लोग हैं। एक अफवाह है कि रॉयल क्लब के पीछे रंजीत है और अभिषेक के पीछे अनिरुद्ध शेखावत है। हालांकि हम उन दोनों के सही रुख को नहीं जानते। जिया चौहान की मां ने भौहें सिकोड़ी और उपहास किया। मैं रंजीत और अनिरुद्ध दोनों को जानती हूं। उनके लिए एक छोटे से रिवर सिटी कॉरपोरेशन के उद्घाटन समारोह की चिंता करना असंभव है। इसके अलावा विहान और विराट ओबेरॉय इन दोनों के संपर्क में आने के योग्य नहीं हैं। फिर भी हेवनली जस्टिस ग्रुप काफी सक्षम है। वे रॉयल क्लब और अभिषेक को अपना समर्थन देने में कामयाब रहे। मैंने विहान मल्होत्रा को कम आंका है। वैसे वह चीज कहां है जिसे मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए कहा था? यह कार के अंदर है मैडम। जिया चौहान की मां ने सिर हिलाया और प्रवेश द्वार की ओर चली गई। इसे साथ ले आओ। चूंकि यह इतना जीवंत है, इसलिए हमें भी अपना आशीर्वाद देना होगा। हाँ हाँ। प्रवेश द्वार पर जिया चौहान का मूड रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें उत्सुकता से विहान पर टिकी हुई थीं। उसने सोचा था कि रॉयल क्लब का समर्थन विहान का सबसे बड़ा त्रुप का पत्ता था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरे लोग भी आएंगे। इस आदमी ने यह कैसे किया? अचानक जिया चौहान के हाव भाव बदल गए जब उसने अपनी मां को चलते हुए यहां आते देखा। फिर उसने देखा कि उसकी मां के पीछे नौकर एक छोटी सी मूर्ति पकड़े हुए था। अजीब बात यह थी कि मूर्ति धन के बच्चे की थी, जो बिखरे हुए आशीर्वाद को दर्शाती थी। व्यवसाय के उद्घाटन समारोह में धन के बच्चे को कौन देगा? वास्तुकला में यह एक बड़ा निषेध था। इसका मतलब था कि व्यवसाय धन जमा नहीं कर सकता था और केवल इसे वितरित कर सकता था। वह इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी मां ऐसा कैसे कर सकती है? बाकी लोगों ने इसे देखा और उनके हाव भाव काफी बदसूरत हो गए। हालांकि वे इस महिला की पहचान जानते थे और जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। विहान की आंखें सिकुड़ गईं और उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि जिया चौहान की मां वास्तव में उससे नफरत करती थी। क्या इसलिए कि उसने जिया चौहान के लिए चौहान परिवार की शादी की व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था? कुछ ही देर बाद जिया चौहान की मां विहान के सामने पहुंची और नौकर को दरवाजे पर मूर्ति रखने का आदेश दिया। सीईओ मल्होत्रा वाकई युवा हैं और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी बनाने के लिए वे बहुत होनहार हैं। दुर्भाग्य से मुझे दुकानों पर फूलों की टोकरी नहीं मिल पाई, इसलिए मुझे अपनी पसंदीदा चाइल्ड ऑफ वेल्थ मूर्ति मिस्टर मल्होत्रा को देनी पड़ रही है। मुझे यह भी उम्मीद है कि यह हेवनली जस्टिस ग्रुप को अमीर बना सकता है। मां, आप बहुत नीच हो। जिया चौहान अब और नहीं रोक पाई और गुस्से से बोली।
जिया चौहान की मां के हाव भाव थोड़े बदल गए जब उसने जिया चौहान की ओर देखा। क्या तुम अब भी मुझे अपनी मां मानती हो? तुम वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति के पक्ष में खड़ी हो गई और मेरी इच्छा के विरुद्ध गई। फिर उसने प्रियंका की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, निर्देशक प्रियंका, ब्यूटी ग्रुप के निदेशक के रूप में आप वास्तव में यहां आई हैं। क्या आप जानती हैं इसका क्या मतलब है? कल से आपको शानदार समूह में वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रियंका का चेहरा पीला पड़ गया था। वह जानती थी कि यह परिणाम होगा, लेकिन उसे इसका पछतावा नहीं था। उसने जिया चौहान की मां को घूरा और अपनी जेब से त्यागपत्र निकाला। उसने गंभीरता से कहा, मेरे विचार बिल्कुल ऐसे ही हैं। मैं वैसे भी चौहान परिवार के व्यवसाय के लिए काम नहीं करना चाहती। जब जिया चौहान की मां ने देखा कि प्रियंका ने उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत की है, तो वह अपने आसपास के लोगों से आगे बढ़ने के लिए कहने ही वाली थी कि विहान प्रियंका के सामने खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में बोला, अगर तुम लोगों ने उसे छूने की हिम्मत की तो शायद तुम कल तक जीवित नहीं रह पाओगे। जिया चौहान की मां सदमे से कुछ कदम पीछे हट गई और उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसके पीछे खड़े दो विशेषज्ञों ने हिलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। तुम वास्तव में जिया चौहान की मां कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उनके पीछे भीड़ में एक हलचल मच गई जिसने उसकी सोच को बाधित कर दिया। उसने पलट कर देखा और एक बेंटले को धीरे धीरे आते देखा। उसने व्यंग्य किया, यह सिर्फ एक बेंटले थी, फिर भी ये अज्ञानी देहाती लोग इस पर इतना बड़ा उपद्रव कर रहे थे। हालांकि जब उसने लाइसेंस प्लेट को स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। लाइसेंस प्लेट वास्तव में A8888 थी। यह लाइसेंस प्लेट। बेंटले आखिरकार इमारत के सामने रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी अपने हाथों में दो खूबसूरत फूलों की टोकरियां लेकर बाहर आया। जब उसने इस आदमी को देखा तो जिया चौहान का चेहरा पीला पड़ गया। वह इस व्यक्ति को जानती थी। यह सूरज बिजनॉय था। जिया चौहान ने फिर विहान को देखा और पाया कि वह अभी भी भावशून्य था। वह पूरी तरह से ठीक था। क्या यह आदमी अपने पोकर चेहरे का अभ्यास कर रहा था? कुबड़े आदमी की हैरानी भरी नजर भी विहान के हाव भाव से ज्यादा समझ में आ रही थी। जिया चौहान अपनी जिज्ञासा को छिपा नहीं पाई। उसने हाथ बढ़ाकर विहान की कमर पर हाथ मारा। तुम सूरज बिजनॉय को कैसे जानते हो? विहान ने कंधे उचका दिए। आह, तो इस गुस्सैल आदमी का नाम सूरज बिजनॉय है। हम पहले भी लगभग झगड़ चुके थे। जिया चौहान दंग रह गई। उसने विहान को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। सूरज बिजनॉय वाकई गुस्सैल था, लेकिन उससे लड़ना क्या मजाक है? जियांगनान प्रांत में कौन सूरज बिजनॉय के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत करेगा? क्या यह मौत को दावत देने जैसा नहीं था? दरअसल विहान उसे यहां देखकर कुछ हैरान था। आखिरकार वे अस्पताल में एक दूसरे से असहमत थे। क्या वह अपने पिता के आदेश पर यहां आया था? विहान ने जिया चौहान की मां की भयभीत मुस्कान पर नजर डाली और जान गया कि सूरज बिश्नोई की पहचान निश्चित रूप से असाधारण थी। हेवनली जस्टिस ग्रुप के प्रवेश द्वार पर जैसे ही सूरज बिश्नोई अपने हाथों में फूलों की टोकरियां दरवाजे के दोनों ओर रखने वाला था, उसने देखा कि चौहान परिवार के नौकर ने वहां मूर्ति रखी थी। उसका भाव अचानक बदल गया। किसी के व्यवसाय के उद्घाटन समारोह में यह चीज देना स्पष्ट रूप से किसी परेशानी की तलाश करने वाले व्यक्ति का संकेत था। जल्द ही उसने अपने बगल में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा। दूसरे पक्ष की आंखें थोड़ी घबराई हुई दिखीं। स्पष्ट रूप से यह मामला उससे संबंधित था। उसने फूलों की टोकरियां एक तरफ रख दी और सीधे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर चल पड़ा। क्या यह तुम्हारा काम है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने बस अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ भी न सुनने का नाटक किया। क्या तुम बहरे हो? सूरज ने ठंडी सांस ली। अपनी हैसियत के कारण वह ऐसे व्यक्ति से सार्वजनिक रूप से नहीं लड़ेगा और बस इतना कहा, भाई, तुम्हें इसे वापस लेने के लिए 3 सेकंड देता है, अन्यथा
मैं वादा करता हूं कि तुम ज्यांगन प्रांत में बिश्नोई परिवार के प्रभाव की पूरी सीमा को समझ जाओगे। सूरज अच्छी तरह से जानता था कि जो कोई भी व्यक्ति रिवर सिटी की नगर परिषद के 2 पार्षदों के सामने ऐसी चीज देने की हिम्मत करता है, वह निश्चित रूप से उच्च पद पर है। 1, 2। सूरज के 3 कहने से पहले ही अधेड़ उम्र का आदमी दौड़ कर आया और धन के बच्चे की मूर्ति को जमीन से उठाकर अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि वह चौहान परिवार का सिर्फ एक नौकर था। अगर बिश्नोई परिवार उससे निपटना चाहता तो चौहान परिवार बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छोड़ देता। इसलिए वह सिर्फ अपने आप पर भरोसा कर सकता था। मैडम, यह सब करने के बाद अधेड़ उम्र के आदमी ने जिया चौहान की मां की तरफ देखा और मदद मांगी। इसे नीचे रख दो, चौहान परिवार ने जो दिया है उसे वापस नहीं लेगा। जिया चौहान की मां सदमे से उभरी और उसकी ठंडी आवाज गूंज उठी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि सूरज बिश्नोई यहां क्यों आया है, लेकिन इसका चौहान परिवार और हेवनली जस्टिस ग्रुप के बीच की दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं था। सूरज ने आखिरकार उसे देखा और मुस्कुराया। अरे, अगर यह मैडम चौहान नहीं है, आप यहां क्यों आई हैं? ओह, मुझे अब याद आया। कल चौहान परिवार ने सबसे पहले हेवनली जस्टिस ग्रुप का बहिष्कार करने की घोषणा की थी, है ना? जिया चौहान की मां की अभिव्यक्ति उदास हो गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, सूरज बिश्नोई, तुम इस झंझट में क्यों पड़ रहे हो? यह मेरे और हेवनली जस्टिस ग्रुप के बीच की दुश्मनी है। क्या तुम सच में कीचड़ में उतरना चाहते हो? चौहान परिवार और बिश्नोई परिवार के बीच इतने सालों से स्थापित दोस्ती तुम्हारे कार्यों से नष्ट हो सकती है। क्या तुमने परिणामों पर विचार किया है? इसके अलावा दूसरे लोग तुमसे डर सकते हैं, सूरज बिश्नोई, लेकिन मेरा चौहान परिवार नहीं डरता। सूरज ने विहान की तरफ देखा और फिर जिया चौहान की मां से कहा, चौहान परिवार को ज्यांगन प्रांत में एक बड़ा परिवार माना जाता है। दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए इतनी छोटी जगह पर आना उनके लिए हास्यास्पद है। ज्यांगन प्रांत के बड़े परिवारों की गरिमा आपके कार्यों से धूमिल हुई है। यह सुनकर जिया चौहान की मां क्रोधित हो गई। उसने सूरज के गुस्से के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन उसने उससे इतना घमंडी होने की उम्मीद नहीं की थी। सूरज बिश्नोई, तुम्हें इस मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। तुम अभी बिश्नोई परिवार के मुखिया नहीं हो। तुम्हें बिश्नोई परिवार का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। इस बार रिवर सिटी में मैंने जो भी निर्णय लिया उसे चौहान परिवार के वर्तमान मुखिया, मेरे पति ने व्यक्तिगत रूप से मंजूरी दी थी। फिर उसने दूर खड़े अधेड़ उम्र के आदमी से ठंडे स्वर में कहा, मूर्ति नीचे रख दो। तुम चौहान परिवार के सदस्य हो, इसलिए मेरे आदेश का पालन करो। किसी और को तुम्हें धमकी देने का अधिकार नहीं है। याद रखो कि चौहान परिवार जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी लेगा। अधेड़ उम्र का आदमी सचमुच टूटने ही वाला था। हालांकि चूंकि उसने यह कहा था, इसलिए उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था। जैसे ही वह धन के बच्चे की मूर्ति नीचे रखने वाला था, दूर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी, सूरज को बिश्नोई परिवार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मेरा क्या? जब जिया चौहान की मां ने यह आवाज सुनी तो उसका शरीर कांप उठा और उसकी आंखें घबराहट से भर गईं। असंभव। उसने अपनी गर्दन को अकड़कर घुमाया और जल्द ही हुआक्सियन ट्यूनिक सूट पहने एक बूढ़े आदमी को अपनी ओर आते देखा। लगभग तुरंत उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस बूढ़े आदमी का अचानक प्रकट होना एक भारी हथौड़े की तरह था, जिसने उसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आनंद, बिश्नोई, बिश्नोई परिवार के मुखिया, वह यहां क्यों दिखाई देगा? इसके अलावा दूसरे पक्ष ने अपना रुख स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था। इसका मतलब था कि बिश्नोई परिवार हेवनली जस्टिस ग्रुप के पक्ष में खड़ा होगा। क्यों? कोई उसे बता सकता था कि क्यों? बिश्नोई परिवार चौहान परिवार से संबंध तोड़कर एक अनाम युवक के पीछे क्यों खड़ा होना चाहेगा? एल्डर बिश्नोई, जिया चौहान की मां केवल बूढ़े व्यक्ति को सम्मानपूर्वक संबोधित कर सकती थी। जब तक उसका पति यहां न हो, उसे अपने सामने बूढ़े व्यक्ति के प्रति अनादर करने का कोई अधिकार नहीं था। आनंद बिश्नोई,
उसके पास से चला गया, लेकिन फिर जानबूझकर अपने रास्ते में रुक गया और गंभीरता से बोला, विहान मल्होत्रा मेरा दोस्त है। अगर चौहान परिवार उसके लिए चीजें मुश्किल बनाना चाहता है, हम्फ, बिजनोय परिवार को चौहान परिवार के साथ युद्ध करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं केवल यही उम्मीद करता हूं कि दिलीप चौहान इस तरह के निर्णय के परिणामों के लिए तैयार है। एक जबरदस्त धमाका। फिर उसने महसूस किया कि दबाव की एक लहर उसकी ओर बढ़ रही है। यह वह आभा थी जो आनंद बिश्नोई ने युद्ध के मैदान पर अपने दशकों के अनुभव से अर्जित की थी। उसका चेहरा बेहद पीला था और वह मुश्किल से खड़ी भी हो पा रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, चलो वापस चलते हैं। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी, हालांकि वह इस स्थिति में शक्तिहीन थी। उसका पति कभी भी बिश्नोई परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएगा। जरूर, चौहान परिवार एक आर्थिक दिग्गज था, हालांकि बिश्नोई के परिवार, शिष्यों और अधीनस्थों के पास बहुत अच्छा समर्थन और कनेक्शन था, खासकर सेना में। आनंद बिश्नोई अगर पूरी ताकत से काम करे तो चौहान परिवार में सब कुछ नष्ट कर सकता है। वह कुछ ही कदम चली थी कि उसने फिर से आनंद बिश्नोई की आवाज सुनी, मिस्टर मल्होत्रा। वह लगभग लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर गई। आनंद बिश्नोई ने विहान को इतने सम्मान से क्यों संबोधित किया? यह उसके द्वारा अभी अभी उससे बात करने के तरीके से बिल्कुल अलग था। उसके दिल में सदमे की लहरें उठ रही थीं। उसने अपना सिर घुमाया और विहान को गहराई से देखा। आखिर यह बच्चा कौन है? विहान ने स्वाभाविक रूप से आनंद बिश्नोई और जिया चौहान की मां के बीच की बातचीत सुनी और समझ गया कि क्या चल रहा था। यह केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आनंद बिश्नोई की नजर तेज थी। चौहान परिवार और विहान के बीच उसने बिना किसी हिचकिचाहट के विहान को चुना। विहान ने अपने हाथों को मोड़ा और उसे धन्यवाद दिया। अपनी उपस्थिति से हमारे उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद। जब आनंद बिश्नोई ने यह सुना तो उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मजाक मत करो। अगर आपने मुझे पिछली बार नरक के द्वार से वापस नहीं निकाला होता तो मेरे बिश्नोई परिवार को बहुत तकलीफ होती। जो लोग आभारी हैं वे हम हैं। यह सुनकर जिया चौहान दंग रह गई। उसने आनंद बिश्नोई को कब बचाया? रुको, वह उस दर्जे के किसी व्यक्ति को कैसे बचा सकता है? जहां तक प्रियंका की बात है तो सबसे पहले जो बात दिमाग में आई वह थी विहान के बैनर, जिनका इस्तेमाल वह दिव्य चिकित्सक के रूप में अपने कौशल का प्रचार करने के लिए करता था। क्या वह वास्तव में एक सच्चा चमत्कारी चिकित्सक था? कुबड़े आदमी की निगाहों में भी गंभीरता का भाव झलक रहा था। पहले उसे समझ में नहीं आता था कि रंजीत मल्होत्रा 20 साल के इस युवक के साथ इतनी सावधानी से क्यों पेश आया था, और यहां तक कि उसे हॉल मास्टर कहकर संबोधित करने के लिए घुटनों के बल भी क्यों झुका था। अब ऐसा लग रहा था कि उसके सामने खड़ा युवक वाकई असाधारण था। उपस्थित लोगों में विराट ओबेरॉय विहान के चिकित्सा कौशल को सबसे बेहतर तरीके से समझता था। स्वाभाविक रूप से वह अनुमान लगा सकता था कि विहान ने बिश्नोई परिवार के साथ कैसे संबंध बनाए थे। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसका खून खौल उठा। वह जानता था कि उसने इस बार सही दांव लगाया है। अगर वह इस आदमी का अनुसरण करता है तो वह निश्चित रूप से महान चीजें हासिल कर सकता है। उसने विहान से 3 शर्तें पूरी करने को कहा था। 2 पहले ही पूरी हो चुकी थीं, पार्षद, रॉयल क्लब, रहस्यमयी ताकत और अब जियांगन प्रांत का बिश्नोई परिवार भी। अब हेवनली जस्टिस ग्रुप के रास्ते में कौन खड़ा होने की हिम्मत करेगा? 10 बज चुके हैं, हम अब आतिशबाजी कर सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट में से एक ने संकोच से कहा। विहान ने सिर हिलाया और अपने पीछे खड़े लोगों से कहा, सभी लोग अंदर आएं और बैठें। हमने सभी के लिए एक छोटी कॉकटेल पार्टी तैयार की है। ठीक है, ठीक है। विहान समूह के बीच में खड़ा था और सभी को अंदर ले जा रहा था। केवल विराट ओबेरॉय अभी भी बाहर खड़ा था, भीड़ को देख रहा था। रिपोर्टर पहले ही जाने के लिए मुड़ चुके थे। उन कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बाद
समाचार को बिना किसी अतिशयोक्ति के केवल निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट किया जा सकता था। हालांकि उन्होंने हेवनली जस्टिस ग्रुप की ऐतिहासिक पुनर्स्थापना देखी थी, इसलिए यह कोई नुकसान नहीं था। शायद भविष्य में इन तस्वीरों को ऊंची कीमत पर नीलाम किया जा सके। जैसे ही रिपोर्टर जाने वाले थे, वर्दीधारी लोगों का एक समूह आया और उनका रास्ता रोक दिया। उन्होंने एक आधिकारिक दस्तावेज दिखाया और कहा, हमारे वरिष्ठों के आदेश के तहत हर उपकरण की जांच की जानी चाहिए और फाइलों को हटा दिया जाना चाहिए। कृपया सहयोग करें। तुरंत हंगामा मच गया। आपको ऐसा करने का क्या अधिकार है? हालांकि जब उनमें से एक ने पहचान पत्र निकाला तो पत्रकारों के समूह ने अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। दूर से नंदिनी ने हेवनली जस्टिस ग्रुप की इमारत पर नजर डाली। उसकी आंखें गुस्से और अनिच्छा से चमक उठीं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह मुड़ी और चली गई। वह जानती थी कि चाहे वह हेवनली जस्टिस ग्रुप हो या विहान, रावत परिवार के पास अब इस मामले में हस्तक्षेप करने की योग्यता नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उस समय क्लाउड लेक मैनर में आयोजित भोज में शामिल सभी लोगों को जल्द ही इसकी दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि विहान वापस आ गया था। मिस रावत, मत जाओ। मेरा क्या? भावेश नंदिनी को वापस पकड़ने ही वाला था कि नंदिनी के अंगरक्षकों ने उसे जमीन पर धकेल दिया। चले जाओ। नंदिनी बेरहमी से चली गई। भावेश जमीन पर बैठ गया। उसका दिमाग खाली था। सब खत्म हो गया था। सब कुछ खत्म हो गया था। इस समय उसने अपनी आंख के कोने से एक आकृति की झलक देखी। उसने अचानक ऊपर देखा और महसूस किया कि यह विराट ओबेरॉय था। उसने अपने अभिमान की परवाह न करते हुए दोनों हाथों से विराट ओबेरॉय की जांघ को गले लगा लिया। विराट, हमने इतने सालों तक साथ काम किया है, तुम जरूर मेरी मदद करोगे, है ना? विराट, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह सब रावत परिवार ने उकसाया था। तुम निश्चित रूप से मुझे दोष नहीं दोगे, है ना? हम भाई हैं, है ना? भावेश पागलों की तरह था। उसे अच्छी तरह पता था कि अब सिर्फ विराट ओबेरॉय ही उसे बचा सकता है। विराट, तुम्हें मुझे बचाना होगा, वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, भावेश ने उससे विनती की। विराट ओबेरॉय का पूरा शरीर कांप उठा और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने भावेश को लात मारकर दूर फेंक दिया और पूरी ताकत से दहाड़ा। भावेश, मैंने कभी तुम्हें भाई की तरह माना था, लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने मुझे नीचे गिराकर लात मारने की कोशिश की। घृणित! विराट ओबेरॉय ने जो भी भावनाएं दबा रखी थीं, वे इस पल बाहर आ गईं। अगर विहान न होता तो विराट ओबेरॉय के पास जो कुछ भी था वह आज नष्ट हो गया होता। दरअसल अभी जो आदमी उसकी जांघ को गले लगा रहा है वही निश्चित रूप से उसे अपमानित कर रहा होता। भावेश अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन विराट ओबेरॉय ने उसे बीच में ही रोक दिया। आज के बाद मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अंततः कोई न कोई आपसे निपटने आएगा। विराट ओबेरॉय फिर मुड़ा और चला गया। भवेश वहीं रह गया। अफसोस, डर। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, अचानक हेवनली जस्टिस ग्रुप बिल्डिंग के बाहर सैकड़ों पटाखे फूटने लगे। हवा में जोरदार धमाके गूंजने लगे, मानो रिवर सिटी में एक नए युग की शुरुआत हो रही हो। विहान और हेवनली जस्टिस ग्रुप कॉरपोरेशन का स्वर्णिम युग अभी शुरू ही हुआ था। उसी समय रिवर सिटी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जियांगडोंग एयरलाइंस SC 8838 की फ्लाइट उतरी। विमान से एक अजीबोगरीब समूह उतरा, जिसने राहगीरों को अपनी अनोखी पोशाक की तस्वीरें खींचने के लिए आकर्षित किया। उन सभी 8 लोगों ने दांववादी वस्त्र और कपड़े के जूते पहने हुए थे। आगे चल रहे सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर बेहद उदास भाव था। उसके हाथ कठोर हो गए थे। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर उसने समूह का नेतृत्व किया। जैसे ही उसकी आभा फैली, जिससे राहगीरों ने उनके लिए रास्ता बनाया। कुछ लोगों ने तो अपनी सांसें तेज महसूस कीं और उनके चेहरे लाल हो गए। ग्रैंडमास्टर राठौड़, यहां पर! मूंछों वाले एक आदमी ने अपने हाथ में तख्ती लहराई। उस पर 4 सरल शब्द लिखे थे, रिवर सिटी का राठौड़ परिवार। बूढ़े आदमी की आंखें सिकुड़ गईं जब वह मूंछ वाले आदमी की ओर बढ़ा। मूंछ वाले आदमी ने सम्मानपूर्वक कहा, ग्रैंडमास्टर राठौड़, आप आखिरकार यहां आ गए हैं।
मेरे पिता ने आपका स्वागत करने के लिए एक भोज का आयोजन किया है। जिस व्यक्ति का वह स्वागत कर रहा था वह रिवर सिटी के राठौड़ परिवार का मुखिया था। हालांकि राठौड़ परिवार ने मना कर दिया था, लेकिन यह सब इसलिए हुआ क्योंकि यह बूढ़ा आदमी आसपास नहीं था। आपको यह जानना ही होगा कि बूढ़ा आदमी उस समय रिवर सिटी का पहला मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर था। वह बेहद शक्तिशाली था। उस समय राठौड़ परिवार की ताकत रावत परिवार से कहीं ज्यादा थी। अब जबकि बूढ़े आदमी ने इतने सालों के बाद वही पर्वत पर अपनी एकांत साधना पूरी कर ली थी, तो उसकी साधना का स्तर और भी भयानक होना चाहिए था। अगर राठौड़ परिवार पर संकट न आया होता तो बूढ़ा आदमी यहां वापस नहीं आता। ऐसा लग रहा था कि रिवर सिटी में खून खराबा शुरू होने वाला था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई लोगो डिस्क्रिप्शन में दिए कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और पैसे डोनेट करके मुझे सपोर्ट करो भाइयों। एक बात आप भी सोचो, मैं इतनी मेहनत से स्टोरी बनाता हूं और फिर उसे एडिट करके अपलोड भी करता हूं, फिर भी मुझे यूट्यूब से अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है। तो भाइयों, पैसे डोनेट करो और सपोर्ट करो भाइयों। शाम तक अच्छा डोनेशन हो गया तो 7 एपिसोड्स और अपलोड कर दूंगा। तो भाई लोगों, अच्छे से डोनेट करो और मुझे और मेरी टीम को सपोर्ट करो। ओके, बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।